हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रूसो के बारे में बताया था। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौता की विशेषताएं इत्यादि से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य इच्छा के बारे में बताऊंगा कि रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस प्रकार का दिया है या सामान्य इच्छा क्या है, व्हाट इज जनरल विल। तो सामान्य इच्छा रूसो की कृति का या रूसो की चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण देन है। यह सबसे महत्वपूर्ण देन है और महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को बहुत अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं। सामान्य इच्छा को कुछ विचारक बहुत खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, जबकि अन्य विचारकों की राय में सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। यह लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। जैसा कि आसबर्न कहते हैं, आसबर्न जैसा कि आसबर्न का कहना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है, अपितु यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की न केवल मौलिक सिद्धांत है, अपितु यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। रूसो की मुख्य समस्या यह थी, जब वो सामाजिक समझौता होता है, उस सामाजिक समझौता में रूसो की मुख्य समस्या यह होती है कि सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। जैसा कि रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में सारे मनुष्य अपने अधिकारों का समर्पण कर देते हैं। किसको करते हैं? किसी एक व्यक्ति को नहीं करते हैं, व्यक्ति समूह को नहीं करते हैं, बल्कि समस्त समूह को करते हैं। यानी कि व्यक्ति भी उसका हिस्सेदार होता है। सामाजिक समझौते का व्यक्ति भी हिस्सेदार होता है। व्यक्ति एक तरफ देता है तो दूसरी तरफ लेता है, एक तरफ देता है तो दूसरी तरफ लेता है। तो रूसो यह चाहता था कि जो सामाजिक सत्ता है, यानी कि जो सत्ता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो सामाजिक सत्ता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उनमें किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक सत्ता भी बनी रहे और लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहे। यानी कि जो संप्रभु, जो शासन है, शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित होती रहे और साथ ही साथ लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहे। क्योंकि जैसा कि रूसो लोकप्रिय या जनप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है। वह कहता है कि शासन जनता की सहमति से ही होना चाहिए और जनता को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, उसको संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तो रूसो की मुख्य समस्या यह होती है कि सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। यानी कि जो सामाजिक सत्ता होती है, जो सत्ता होती है राज्य की, वह कानून बनाती है और कानून बनाएगी तो लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। जब कानून बनाएगी और लोग कानून का पालन करेंगे तो लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। तो समस्या यह उत्पन्न होती है कि किस प्रकार स्वतंत्रता रूपी अंडे को बिना तोड़े राज रूपी आमलेट तैयार किया जाए। यानी कि स्वतंत्रता रूपी अंडे को बिना तोड़े राज रूपी आमलेट तैयार किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना अंडे को तोड़े हम आमलेट तैयार कैसे करें। यानी कि बिना स्वतंत्रता को बाधित किए हुए राज्य सत्ता की या सामाजिक सत्ता की स्थापना कैसे किया जाए। तो रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, समझौता सिद्धांत का, उस समझौता सिद्धांत में जो प्राकृतिक अवस्था होती है, प्राकृतिक अवस्था जो होती है, वह प्राकृतिक अवस्था निष्पाप की अवस्था होती है। उसमें तेरे मेरे का कोई भाव नहीं होता है। मनुष्यों का जो जीवन होता है वह पशुओं जैसा होता है, एकाकी जीवन होता है। जिस तरह से जंगल में पशु होते हैं, उनको केवल अपने भूख और प्यास का मतलब होता है, इसी तरह से जो व्यक्ति होते हैं आदिम अवस्था में, उनको केवल भूख और प्यास की अनुभूति होती थी। किसी प्रकार का कला नहीं था, साहित्य नहीं था, ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी। यानी कि जो मनुष्य होता है वह सभी प्रकार के पाप पुण्य की भावनाओं से मुक्त होता है, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त होता है, संपत्ति तथा परिवार से
रहित होता है, यानी कि जो आदिम अवस्था होती है वह स्वर्णिम अवस्था होती है। जो आदिम अवस्था होती है वह स्वर्णिम अवस्था होती है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था जो होती है आदर्श की अवस्था होती है। लेकिन कृषि का आविष्कार, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, कृषि का आविष्कार हो जाता है, उद्योग धंधों का आविष्कार हो जाता है, संपत्ति का आविष्कार हो जाता है। तो जब इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है तो मनुष्यों में असमानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यों में असमानता उत्पन्न हो जाती है। एक मनुष्य भूमि का स्वामी हो जाता है, कोई उद्योग का स्वामी हो जाता है, कोई खेत का मालिक हो जाता है, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं वह निर्धन हो जाते हैं या भूमिहीन हो जाते हैं, संपत्तिहीन हो जाते हैं। अब जो स्वर्णिम अवस्था में तेरे मेरे की भावना का विकास नहीं हुआ था, अब तेरे मेरे की भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। और जो वातावरण होता है वह संघर्षमय हो जाता है, वातावरण संघर्षमय हो जाता है, विनाश युक्त वातावरण होता है। अब सारे व्यक्ति जो होते हैं इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं कि इस स्थिति से हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे सबकी संपत्ति सुरक्षित रहे, सबकी जानमाल सुरक्षित रहें, सबके भूमि सुरक्षित रहें, और कैसे सामाजिक संतुलन बना रहे। तो सामाजिक संतुलन स्थापित करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया जाता है। तो समझौते के परिणाम स्वरूप जो संपूर्ण समाज की समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज के द्वारा एक इच्छा उत्पन्न होती है, यानी कि सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है, और सभी लोग इस सामान्य इच्छा के द्वारा शासित होने के लिए स्वीकार करते हैं। सभी लोग इस सामान्य इच्छा के द्वारा शासित होना स्वीकार करते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने को इस सामान्य इच्छा के अधीन करते हैं, और जो सामान्य इच्छा का आदेश होगा, निर्देश होगा, उस सामान्य इच्छा का हम पालन करेंगे। तो रूसो के चिंतन में जो सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक समझौते के द्वारा एक सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है, सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है, और सामान्य इच्छा के द्वारा ही राज्य का संचालन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह सामान्य इच्छा है क्या, सामान्य इच्छा है क्या। जैसा कि मनुष्यों के पास इच्छाएं होती हैं, जैसा कि रूसो कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर विवेक होता है। जब विवेक होता है तो उसकी इच्छाएं भी कार्य करती हैं, उसकी अपनी इच्छा होती है, स्वतंत्र इच्छा होती है। किसी न किसी प्रकार के विचार, इच्छाएं उसके हृदय में प्रकट होती रहती हैं। मनुष्य की ये इच्छाएं जो होती हैं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है यथार्थ इच्छा, पहली इच्छा है यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, या इसको रूसो रियल विल कहता है, रियल विल कहता है। यथार्थ इच्छा, रियल विल। यह यथार्थ इच्छा क्या है? यानी कि रूसो ने इच्छाओं को दो भागों में बांटा है, एक यथार्थ इच्छा, एक वास्तविक इच्छा। सामान्यतया यथार्थ इच्छा को और आदर्श इच्छा को एक ही ले लिया जाता है, लेकिन रूसो इसको भिन्न अर्थों में प्रयोग करता है। रूसो कहता है कि जो यथार्थ इच्छा होती है यह स्वार्थ प्रधान होती है। जो यथार्थ इच्छा होती है यह स्वार्थ प्रधान होती है, यह व्यक्तियों की खुद की इच्छा होती है, व्यक्तियों की खुद की इच्छा होती है। यानी कि व्यक्ति जो खाता है, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, रहने की इच्छा, जो व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं होती हैं वह यथार्थ इच्छाओं की श्रेणी में आता है। इसमें वैयक्तिक हित को ध्यान में रखा जाता है, इसमें वैयक्तिक हित को ध्यान में रखा जाता है और सामाजिक हित पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि केवल व्यक्तिगत हित होता है। व्यक्ति जो अपने लिए करता है और अपने लिए करने के पश्चात उसको जो लाभ होता है उस लाभों को केवल देखता है, यानी कि केवल वह अपने लाभ को देखता है, वह दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, वह सामाजिक हित के बारे में थोड़ी भी विचार नहीं करता है। जैसे कि व्यापारी वर्गों के द्वारा जो खाद्य पदार्थों में मिलावट किया जाता है, या तेल में मिलावट किया जाता है, या दूध में मिलावट किया जाता है, तो यह इसकी अपनी इच्छा है, वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। इसे समाज को कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसके सुख में वृद्धि करती है। मिलावट करने से उसको मिलावट करने से उसे अधिक धन की अर्निंग होती है, तो यह उसकी अपनी इच्छा है, यह उसकी अपनी इच्छा है। यानी कि जो यथार्थ इच्छा होती है वह संकुचित होती है, अविवेकपूर्ण होती है, अस्थायी होती है और क्षणिक होती है। यानी कि यह क्या होती है? यथार्थ इच्छा संकुचित होती है, यह केवल व्यक्ति से ताल्लुक रखती है, संकुचित होती है, संकीर्ण होती है। यानी कि यह इसका दायरा सीमित होता है, संकीर्ण होती है, अस्थायी होती है। यानी कि यह हमेशा बदलती रहती है। जो यथार्थ इच्छा होती है यह हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। आज व्यक्ति के हित कुछ और हो जाते हैं, कल व्यक्ति के हित कुछ और हो जाएंगे। तो समय के अनुसार व्यक्ति की जो व्यक्तिगत इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा होती है, वह चेंज होता रहता है।
यह संकुचित इच्छा होती है। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है, डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। जो यथार्थ इच्छा है वह समाज विरोधी इच्छा है। यह क्षणिक इच्छा है और तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा स्वविरोधी इच्छा है। यह संकुचित है और स्वविरोधी इच्छा है। आइए अब देखते हैं, यथार्थ इच्छा हो गया, दूसरा आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा। आदर्श इच्छा या इसको एक्चुअल विल कहा जाता है। एक्चुअल विल कहा जाता है इसको। आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा, यह जो आदर्श इच्छा होती है यह मनुष्य के व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। यानी कि जिस तरह से यथार्थ इच्छा को देखते हैं कि यथार्थ इच्छा में व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, उसको व्यक्तिगत लाभ की चिंता होती है, उसको व्यक्तिगत स्वार्थों की चिंता होती है। लेकिन जो आदर्श इच्छा होती है यह व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामाजिक हित से संबंधित होती है। यह सामाजिक हित से संबंधित होती है। सामाजिक हित से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति समाज हित देखा जाता है, समाज हित देखा जाता है। यह क्षणिक नहीं होती है, अस्थायी नहीं होती है, बल्कि यह अस्थायी होती है और शाश्वत इच्छा होती है। यह अस्थायी और शाश्वत इच्छा होती है। यह मनुष्य के बुद्धि के चिंतन का परिणाम होती है और वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। सामान्य हित की चेतना होती है, सामाजिक हित की चेतना होती है। यानी कि वह अपना तो भला करना ही चाहता है, साथ ही साथ यह सोचता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो यह जो इच्छा होती है यह आदर्श इच्छा होती है या वास्तविक इच्छा होती है। यह आदर्श इच्छा होती है या वास्तविक इच्छा होती है। यानी कि यह जो यह आदर्श इच्छा जो होती है यह दूरदर्शी होती है, व्यापक होती है, अस्थायी होती है और सामान्य हित से संबंधित होती है। और इसमें व्यक्ति और समाज के बीच हितों का सामंजस्य बना रहता है। व्यक्ति और समाज के हितों का सामंजस्य बना रहता है। जैसे कि पड़ोस में कोई कार्य होता है तो हम ऐसा कार्य करें कि पड़ोस के प्रायोजन जो है या जो पड़ोस में कार्यक्रम हो रहे हैं वह बाधित न हो, मेरी वजह से बाधित न हो। तो यह क्या है? सामाजिक इच्छा है। यह क्या है? आदर्श इच्छा है। हम उसका हित चाहते हैं। यह चाहते हैं कि उसका भी कार्य शांतिपूर्ण से संपादित हो, उसका भी कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो। यानी कि दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं तो यह आदर्श इच्छा हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर ए.डी. आशीर्वादम का कहना है कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा होती है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। आइए अब देखते हैं समान इच्छा। यह समान इच्छा क्या है? देखिए, जो समान इच्छा होती है वह व्यक्ति के आदर्श इच्छाओं का योग होता है। जो यथार्थ इच्छा होती है वह व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, यह व्यक्ति के पास रह जाती है। लेकिन जब यह आदर्श इच्छा जो होती है यही सामान्य इच्छा होती है। यानी सभी व्यक्तियों के सामाजिक हित इच्छाओं का योग ही आदर्श इच्छा होती है। यानी कि सब नागरिकों की यह इच्छा होती है कि सामान्य हित हो। तो जब सभी नागरिक सामान्य हित के बारे में सोचते हैं तो यही सामान्य इच्छा कहलाती है। यानी कि यह समान इच्छा जो है सभी व्यक्तियों से आनी चाहिए और सभी व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। जैसा कि समान इच्छा की व्याख्या करते हुए बोनसांके कहते हैं कि समान इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा है अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य समान होता है। वहीं ग्रीन समान इच्छा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वहीं वेपर का कहना है कि समान इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है।
तो हम सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान परिभाषा नहीं दे सकते हैं। यह एक भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। किसी इच्छा के समान इच्छा होने के लिए, किसी भी इच्छा के समान इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समान व्यक्तियों की इच्छा हो, वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो, उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग होते हैं। प्रथम व्यक्तियों की इच्छा होती है और दूसरा सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा होती है। यानी कि व्यक्तियों की इच्छा होती है। सामान्य इच्छा क्या होती है? यह व्यक्तियों पर आधारित होती है, व्यक्तियों की अपनी इच्छा होती है। और दूसरी बात यह है कि यह सामान्य हित से प्रेरित होना चाहिए। यह सामान्य हित से प्रेरित होना चाहिए। यदि रूसो कहता है यदि एक व्यक्ति भी समाज कल्याण के बारे में सोचता है तो उसकी भी इच्छा सामान्य इच्छा कही जा सकती है। प्रत्येक व्यक्तियों में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक यथार्थ इच्छा होती है, एक आदर्श इच्छा होती है। एक यथार्थ इच्छा होती है, एक आदर्श इच्छा होती है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक प्रश्न पर अपने अपने ढंग से विचार करता है। समाज के सामाजिक प्रश्नों पर वह अपने अपने ढंग से विचार करता है। परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद होती है तो व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे से दब जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। यानी कि जब सारे व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो वह सामान्य हित की बात करते हैं, तो उनकी जो अपनी पर्सनल इच्छाएं होती हैं, जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, वह सब नष्ट हो जाती हैं और सभी लोगों की भलाई के लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसा हो जाने पर वह जो इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है, सामूहिक इच्छा जो होती है, वही सामान्य इच्छा बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामाजिक इच्छा का और स्वार्थपूर्ण इच्छा का परस्पर संघर्ष होता रहता है और सामाजिक इच्छा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के परस्पर संघर्ष में स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और वही केवल सामान्य इच्छा रह जाती हैं, वह सामान्य इच्छा रह जाती है। यानी कि सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण को ही हम सामान्य इच्छा करते हैं, सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ए बी सी डी वगैरह वगैरह ई, कई व्यक्ति हैं। इनकी जो है दो इच्छाएं हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2। इसी तरह से जितने भी समाज के सदस्य हैं सबकी दो इच्छाएं होती हैं। तो यह रियल विल होती है, यह रियल विल है, यह एक्चुअल विल है, यानी कि यह आदर्श इच्छा है। यह सब जो इच्छाएं होती हैं यह सामान्य हित से प्रेरित होती हैं, सामान्य हित से प्रेरित होती हैं और सभी व्यक्ति जो होते हैं वह सामान्य हित चाहते हैं, यानी कि सबका कल्याण चाहते हैं। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक रहा जाए, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम एक कानून के अधीन रहें, सभी लोग कानून का पालन करते रहें, जो भी सामाजिक व्यवस्था भंग करता है उसको दंड दिया जाए, यह सभी लोगों की इच्छाएं होती हैं। तो जब सभी लोगों की इच्छाएं होती हैं, सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं, तो यही सामान्य इच्छा में बदल जाती है और यह जो उनकी रियल विल होती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा जो होती है, यह इनके पास ही रह जाती है, यह इनके पास ही रह जाती है, यह समाज में नहीं जाती है, यह इनके निजी जीवन से संबंधित होता है। लेकिन जो एक्चुअल विल होती है यह लोगों के सामाजिक जीवन से प्रेरित होता है, सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, सामान्य हित से संबंधित होता है। तो यही सब इच्छाएं मिलकर सामान्य इच्छा का निर्माण करती हैं। तो इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत यानी कि सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों में समान होनी चाहिए। सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों में समान होनी चाहिए। पहला कि इसमें सभी नागरिकों की सहमति होनी चाहिए, सभी नागरिकों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों की सहमति होनी चाहिए और यह राज्य के समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए, राज्य के समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यह समाज हित के अनुकूल होनी चाहिए, यह समाज हित के अनुकूल होनी चाहिए। तो सामान्य इच्छा में हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं कि यह प्रत्येक नागरिकों की सहमति होनी चाहिए, दूसरा राज्य की समस्त जनता से संबंधित होना चाहिए, तीसरा यह समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो सामान्य इच्छा का जो निर्माण किया जाता है, इसी सामान्य इच्छा से शासक की स्थापना होती है, सरकार की स्थापना होती है। आइए अब देखते हैं सामान्य इच्छा की विशेषताएं। आइए अब सामान्य इच्छा की विशेषताओं से अवगत होते हैं कि सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है। सामान्य इच्छा की पहली विशेषता है अखंडता। जो सामान्य इच्छा होती है वह अखंड होती है, सामान्य इच्छा जो होती है वह अखंड होती है।
सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसका कोई खंड नहीं हो सकता। अखंड यानी कि इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, उसका कोई खंड नहीं हो सकता है। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं हो सकती है। सामान्य होने के कारण कई अंशों में विभाजित नहीं हो सकती है। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य में एकता का सूत्र पिरोती है। एकता का सूत्र पिरोती है। रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छा होती है, रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसको स्थिर रखती है। यह जो होती है संप्रभु होती है, सामान्य इच्छा ही संप्रभु होती है। जिस तरह से हावलॉक में हम संप्रभुता को देख चुके हैं कि संप्रभु कौन होता है। हाब्स का जो संप्रभु है वह लेवियाथन है। वहीं जो जॉन लॉक है यह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है या सीमित संप्रभुता की समर्थन करता है। लेकिन जो रूसो की जो संप्रभु है, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वही संप्रभु है। जो सामान्य इच्छा है वही संप्रभु है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है, संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार का दैवी और प्राकृतिक नियंत्रण नहीं होता है। यही कानून का निर्माण करती है। सामान्य इच्छा ही कानून का निर्माण करती है, यही धर्म का निरूपण करती है और नैतिक तथा सामाजिक जीवन को संचालित करती है। नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जैसा कि रूसो कहता है कि जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज के द्वारा बाध्य किया जाता है। जो सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन नहीं करता वह समस्त समाज के लिए आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए, यानी कि मनुष्यों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। यह कौन कहता है? रूसो कहता है। सामान्य इच्छा जो होती है वह अदेय होती है, यानी कि यह किसी को दी नहीं जा सकती है। यह किसी को दी नहीं जा सकती है। सामान्य इच्छा अदेय होती है, अर्थात यह इच्छा किसी भी व्यक्तियों में हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। सामान्य इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसी प्रकार उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जीत दिया जा सकता है। वैसे ही प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी प्रभुसत्ता जो होती है वही सामान्य इच्छा के रूप होती है। सामान्य इच्छा को और प्रभुसत्ता को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अप्रतिनिधित्व, सामान्य इच्छा जो होती है वह प्रतिनिधियों के अभिव्यक्ति, जो सामान्य, रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छा होती है वह प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने योग्य नहीं होती है। यानी कि इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका अभिव्यक्तिकरण नहीं किया जा सकता है। रूसो कहता है कि जब कोई राष्ट्र अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है। जब कोई राष्ट्र अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है, अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता है। रूसो कहता है कि जिस तरह से संसद में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचन के समय ही जनता स्वतंत्र होती है, निर्वाचनों के बाद जनता तो दास बन जाती है। निर्वाचनों के बाद क्या होती है? जनता दास बन जाती है। तो इस तरह से रूसो जो होता है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक होता है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। इस तरह से रूसो जो होता है वह स्वतंत्रता का उपासक होता है। वह कहता है कि सामान्य इच्छा में सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य इच्छा में सभी व्यक्ति अपने आप अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं। हमें प्रतिनिधियों के माध्यम से इच्छा को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्त सामान्य इच्छा के माध्यम से ही शासन किया जाना चाहिए। जो सामान्य इच्छा होती है वह अचूक होती है। सामान्य इच्छा जो होती है वह अचूक होती है, यानी कि यह न्याय संगत, अचूक का मतलब यह न्याय संगत होती है और उचित होती है। व्यक्तियों की जो समस्त आदर्श इच्छाओं का योग होता है यही सामान्य इच्छा होती है। तो यह अचूक होती है, यह न्याय संगत होती है, यह स्पष्ट होती है। सामान्य इच्छा जो होती है वह अस्थायी होती है, इसको हम कभी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, कभी बदल नहीं सकते हैं। सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार के भावात्मक आवेगों या सनक का परिणाम नहीं है, यह तो विवेक का परिणाम है। यह किसी पागलपन का परिणाम नहीं है। सामान्य इच्छा यह विवेक का परिणाम होता है। यह इसमें मनुष्य के जन कल्याण की भावना निहित होती है। यह विवेक का परिणाम होता है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि यह विवेक पर आधारित होता है। तो जो सामान्य इच्छा होती है यह अस्थायी होती है, यह लोक कल्याणकारी होती है। जो सामान्य इच्छा होती है वह लोक कल्याणकारी होती है। कि जैसा कि सामान्य इच्छा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका लोक कल्याणकारी होना। सामान्य इच्छा का उद्देश्य होता है समाज के किसी भी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण करना।
तो इस तरह से इसमें लोक कल्याण का भाव निहित होता है। यह लोक कल्याणकारी इच्छा होती है, यह विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार के वासनाओं पर आधारित नहीं होती है, भावनाओं पर आधारित नहीं होती है, बल्कि यह तर्क और विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा तर्क और विवेक पर आधारित होती है। यह हमेशा उचित होती है, सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से यह प्रेरित होती है। यह कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। 8वां, निरंकुश होती है। जो सामान्य इच्छा होती है वह निरंकुश होती है, यानी कि समाज में इच्छा जो होती है वह सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज का कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती है। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से सामान्य इच्छा क्या होती है? निरंकुश होती है। यह विवेक पर आधारित होती है और यह निरंकुश होती है। तो ये रही सामान्य इच्छा की विशेषताएं। अब आते हैं सामान्य इच्छा की आलोचना। जैसा कि रूसो ने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया है, और जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है रूसो का, यह बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। यह बहुत मौलिक सिद्धांत है, और सामान्य इच्छा के द्वारा ही संप्रभुता की स्थापना होती है, सरकार की स्थापना होती है। लेकिन रूसो ने लेकिन रूसो के द्वारा जो यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया गया है, इसकी आलोचनाएं भी होती रहती हैं। पहली आलोचना यह होती है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट है। यह सिद्धांत अस्पष्ट है, यानी कि आलोचकों का कहना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है, क्योंकि कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में महान अंतर है, कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में महान अंतर है, और कहीं कहीं पर उसने बहुमत की इच्छा को ही सामान्य इच्छा बना लिया है। कहीं वह कहता है कि एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है यदि वह लोक हित के बारे में सोचता है। कहीं कहीं वह कहता है कि बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा होती है। यानी कि रूसो ने भावावेश में आकर जो कुछ भी रख दिया, रूसो ने भावावेश में आकर जो कुछ भी तर्क दिया है वह युक्ति संगत नहीं है, वह युक्ति संगत नहीं है। उसकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत को उसका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, यह पग पग पर अस्पष्ट है, विरोधाभासी है और अंतर विरोध से भरा हुआ है। जैसा कि वेपर कहते हैं, वेपर का कहना है जब रूसो ने हमको सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सका तो इस सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते, जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच नहीं सकते। सामान्य इच्छा जो है वह अनैतिहासिक है और काल्पनिक है। सामान्य इच्छा जो है अनैतिहासिक है और काल्पनिक है। इतिहास में ऐसी कोई धारणा नहीं मिलती है। रूसो की सामान्य इच्छा का काल्पनिक उड़ान है, वह कल्पना किया है। इतिहास में इस प्रकार के समझौते का वर्णन नहीं करता है जैसा कि रूसो ने चित्रित किया है। यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में काल्पनिक भेद है। रूसो ने मनुष्य की इच्छाओं को दो भागों में बांटा है, एक यथार्थ इच्छा, एक काल्पनिक इच्छा। तो यथार्थ इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में काल्पनिक भेद है। यथार्थ इच्छा वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार विभाजन संभव नहीं होता है, वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं होता है। व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल होती है, पूर्ण और अविभाज्य समष्टि होती है कि उसका विभाजन संभव नहीं होता है। व्यक्तियों की इच्छाओं का विभाजन संभव नहीं होता है। तो रूसो ने व्यक्ति की इच्छा को दो रूपों में बांटा है। पहला है यथार्थ इच्छा, दूसरा है वास्तविक इच्छा। तो मनुष्य की इच्छाओं को यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में विभाजित करना काफ़ी कठिन कार्य है। अब जो यह निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है, सामान्य इच्छा जो होती है वह निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। जैसा कि रूसो ने सामान्य इच्छा को ही निरंकुश बताया है, निरंकुश करार दिया है। और जो संप्रभु की स्थापना होती है, सरकार की स्थापना होती है, वह सामान्य इच्छा के द्वारा होती है। तो सामान्य इच्छा जो होती है वह अधिनायकवादी विचारधारा, सर्वाधिकारवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि रूसो कहता है कि कानून भी इसी सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो सामान्य इच्छा का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है। सामान्य इच्छा के नाम पर शासक तथा व्यक्ति के द्वारा मनमाने आचरण किए जाते हैं। शासक तो जैसा कि रूसो कहते हैं कि रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा भी जैसा कि रूसो कहता है कि कानून का निर्माण भी सामान्य इच्छा के द्वारा बनाया जाता है। सभी लोग कानून का पालन करते हैं और सामान्य इच्छा द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो जो रूसो है यह शासक को और सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार देता है कि सामान्य इच्छा के नाम पर वह मनमाना कानून बना ले और मनमाना कानून बनाकर वह निरंकुश हो जाए और जनता पर अत्याचार करें। जैसा कि जोन्स ने लिखा है, टी जोन्स,
जैसा कि जोन्स ने लिखा है कि रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र से हटाकर निरंकुश शासन की समर्थन की ओर ले जाते हैं, वहीं डाइड का कहना है कि रूसो समान इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो समान इच्छा की आड़ में बहुमत तथा निरंकुशता का प्रतिपादन करता है। वहीं वाहन कहते हैं कि रूसो का समान इच्छा का सिद्धांत हाब्स का सिरविहीन लेवियाथन है। वाहन कहते हैं कि यह शीश कटा लेवियाथन है। रूसो की जो समान इच्छा है वह शीश कटा लेवियाथन है। रूसो की जो समान इच्छा है वह शीश कटा लेवियाथन है। सार्वजनिक हित को परिभाषित करना कठिन है। जैसा कि रूसो सार्वजनिक हित को परिभाषित करता है, लेकिन सार्वजनिक हित को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समान इच्छा का विचार सार्वजनिक हित के विचार पर आधारित होता है, लेकिन सार्वजनिक हित की परिभाषा करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। एक निरंकुश तानाशाह भी सार्वजनिक हित के नाम पर अपने कार्यों को वैध ठहरा सकता है, उचित ठहरा सकता है। यह जो समान इच्छा होती है यह छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है, बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि छोटे राज्यों में कम लोग होते हैं, कम लोग उपस्थित होते हैं। सभी लोग आसानी से एक जगह बैठकर बातचीत करके सरकार का निर्माण कर सकते हैं, समान इच्छा का निर्माण कर सकते हैं, समान इच्छा के द्वारा शासित होना स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बड़े देशों के लिए जहां करोड़ों और अरबों में जनसंख्या हो, वहां समान इच्छा का निर्माण करना कठिन कार्य होता है। तो इस तरह से समान इच्छा केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम होने पर समान इच्छा का पता लगाना आसान होता है। जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां समान इच्छा का निर्माण कर पाना मुश्किल होता है। यह प्रतिनिध्यात्मक शासन में संभव नहीं है। जैसा कि वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों का प्रभुसत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव है, लेकिन आधुनिक समय में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रों में यह कतई संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो सामान्य इच्छा होती है उसमें वह प्रतिनिध्यात्मक शासन में संभव नहीं होती है, क्योंकि रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा के द्वारा संप्रभु का निर्माण होता है और सभी व्यक्तियों को संप्रभु में शामिल होना चाहिए। लेकिन जहां प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली होती है वहां केवल चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार निर्माण में भाग लेते हैं, संप्रभु के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको रूसो के सामान्य इच्छा का विश्लेषण किया है। एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन कि रूसो की सामान्य इच्छा का वर्णन कीजिए, या लघुतरी में आ सकते हैं कि यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में अंतर क्या है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर क्या है, या सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, या रूसो की जो सामान्य इच्छा है शीश कटा लेवियाथन है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और इससे अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और जो भी आपको मैटर चाहिए या PDF चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर मैंने PDF डाल रखे हैं और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।